हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू नरेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए तो हम जीडी एसएससी जीडी 2025 का जो पेपर हुआ है फिलहाल हम उसी को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोगों को दिखा देते हैं। इस बंदे का रोल नंबर है, नाम हिरेंद्र सिंह घोष है और आईपीएस डिजिटल सेंटर 19 तारीख को हुआ है और ये 1 शिफ्ट में पेपर हुआ है और कांस्टेबल जेडी एग्जामिनेशन 2025। तो इसका पूरा सॉल्व कराएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर स्किप करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो इसका आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। चलिए तो सबसे पहले जीएस से सॉल्व कराते हैं सबको। ये तो यहाँ पर जीएस से सॉल्व कराएंगे, हिंदी या जीएस से सॉल्व कराते हैं। पहले सबसे पहले देखें, सबसे पहले आपकी एक भाई की एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, जिसको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस पेपर का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। और सोल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो सोल्यूशन भी पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर और जीडी के जितने एग्जामिनेशन हुए हैं सारे आपको पेपर यहाँ पर सॉल्व सहित मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ये तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पार्ट डी है, हिंदी का पेपर है। निम्न में से किस विकल्प में मिस वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो जगत, जो पावत है, जो सावत है, वह सोवत है, इसमें हुआ है। लेकिन शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा, इसमें मिस वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए आप इसमें देखिए, वाक्य को पढ़ने से जो आपको सारांश मिलता है उसी में ये वाक्य छुपा हुआ है। जैसे आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसमें मिस किया गया है। मैं उस अध्यापक से मिला था जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो इसका दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा पिन सेलेक्ट कर लेंगे, पिन यहाँ पर अच्छा सेलेक्ट कर लेंगे जिससे दिखे। हाँ, ये पिन बेस्ट लग रहा है। इसके बाद जैसे ये तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन को क्षीण बहुत पसंद है। इस वाक्य का क्षीण शब्द का तत्व रूप प्रयोग कीजिए वाक्य। तो अमन को खीर बहुत पसंद है। अमर को क्षीण की जगह क्या पसंद है? अमर को खीर बहुत पसंद। अमर को नींद बहुत पसंद है, को दूध बहुत पसंद है, अमर को जल बहुत पसंद है, लेकिन अमर को खीर बहुत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो इन बंदे ने भी दिया है जिसका पेपर है उसका भी ऑप्शन 2 एकदम राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वह वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़ें और पेन थोड़ा अच्छे सेलेक्ट करेंगे। वह वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़ें, संबंधित त्रुटि की पहचान का शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह तालाब में भटक रहा है, यह तालाब में भटक रहा है, यह तालाब में भटक रहा है। इसमें आपको मिस्टेक छांटना है, गलत कहाँ है। वह तालाब में तैर रहा है, वह तालाब में भटक रहा है। तालाब में भटक रहा थोड़ी हो सकता है, तो तालाब में वह तैर रहा होगा। सीमा तालाब में पढ़ रही होगी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग वाक्य हो गया। तालाब में थोड़ी कोई पढ़ सकता है। वह तालाब में जुताई कर रहा होगा, ये भी गलत हो गया। सुरेश तालाब में भटक रहा है, ये भी गलत हो गया। पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, वह तालाब में तैर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? चौथे क्वेश्चन में आपको बोला गया है, चौथा क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द ढूंढिए। हाल ही में हुआ बच्चा। हाल ही में हुआ बच्चा को क्या कहते हैं? नवजात ही कहते हैं। हाल ही में हुआ उसको नवजात कहते हैं, तो नवजात इसका राइट आंसर होगा, नवजात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवजात हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारे पास पाँचवा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, शशम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। तो रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का, प्रशंसा का विलोम शब्द आपको बताना है। प्रशंसा का हो गया निंदा। अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, और अगर इसका विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, उसकी बुराई कर रहा है, निंदा यानी बुराई। यहाँ पर बुराई सीधा हो नहीं सकता क्योंकि ये हिंदी वाक्य बातचीत प्रशंसा, यहाँ पर निंदा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ है। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, निबंध लेखन पाठक का खालिस्तान विषय से परिचय कराता है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। निबंध लेखक पाठक का प्रस्तावना विषय में परिचित करता है।
यह विषय वृद्धि वाला करता है प्रकरण में उपसंहार में। तो प्रस्तावना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। संस्कृत शब्द में राजन शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है। तो संस्कृत में लिखा हुआ है शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है क्या? राज्ञी, राजश्री, राजनी, रत्ना। रत्ना नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, और राजनी ये गलत हो जाएगा, राजश्री गलत हो जाएगा, लेकिन राज्ञी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। राजन में राज्ञी संज्ञा लगी हुई है। आप बढ़ते हैं दूसरी तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित में से वाक्य में किस भाग में पूछा गया है? वाक्य किस भाग में इसके अंदर मिल जाएगा हमें। भाग के अंदर इसको थोड़ा स्लाइड को छोड़ा करेंगे। हाँ, इसके अंदर दिया गया है निम्नलिखित में से वाक्य किस भाग में अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अशुद्ध वर्तनी है अनावृष्टि से देश के इस भाग में सूखा पड़ गया है। अनावृष्टि से देश के इस भाग में सूखा पड़ गया है। तो इस भाग में अशुद्ध ही छांटना है, तो इस भाग में सूखा ये सही है। जिसमें गलत से पड़ गया है ये भी सही लिखा है, लेकिन देश के भी सही लिखा है, लेकिन अनावृष्टि अकाल से पड़ गया है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगी, ये वाला सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन भाई साहब का भी सही है जो उन्होंने दिया है। अब आया है 9वां क्वेश्चन, जो आसान क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं। उद्गम शब्द का विलोम पहचानिए। उद्भव शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो पराशव इसका विलोम शब्द हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि अनुभव हो नहीं सकता है, ना सद्भाव हो सकता है, ना अभाव हो सकता है, तो पराभाव इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे सामने 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 10वां क्वेश्चन दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। उत्थान का विलोम शब्द बताना है। उत्थान का विलोम शब्द करना है। समाप्त, उत्थान का मतलब समाप्त नहीं, उत्तम का तो विलोम शब्द समाप्त नहीं होता है, और यहाँ पर डूबना ये भी नहीं होगा, और कमी ये भी नहीं होगा, लेकिन पतन, उत्थान मतलब स्थिर, पतन होना मतलब उस सवाल पतन का मतलब होता है साम्राज्य तबाह होना, उसका क्षरण होना, तो पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतन विलोम शब्द एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयोग शब्द कौन सा है? तो एक और एक होना। एक और एक है ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक और एक होना, एक और एक खाली स्थान होना, 12 होना, 2 होना, 10 होना, एक और एक 11 होना, एक और 11 होना। एक विलोम शब्द का शब्द है कि चोर पुलिस को देखकर 1 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया, तो उसी का मतलब है एक और एक 11 होना। तो इस सवाल का आंसर है दूसरा 11 होना, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12वें क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? विवाह समारोह संपन्न हो गया है और उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में एक भोज दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है? अशुद्ध छापना। विवाह समारोह संपन्न हो गया है और उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में एक भोज दिया गया है। विवाह के उपलक्ष्य में विवाह समारोह एकदम राइट लिखा हुआ है, ये रॉन्ग अशुद्धि छाटना है, और संपन्न हो गया है, और उसने इसमें कोई गलती नहीं है, एक भोज दिया गया है, लेकिन विवाह के उपलक्ष्य में ये वाला गलत हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब आया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 13वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में लिखे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये सार्थक शब्द यानी एक वाक्य में एक बार वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, द्वितीय गलत हो जाएगा, अद्वितीय गलत हो जाएगा, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने
अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि कनिष्ठ ज्येष्ठ है उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है? सक्षम प्रबल यदि कनिष्ठ श्रेष्ठ है उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है? एक सही युग्म है बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा कनिष्ठ। यदि कनिष्ठ है उसी प्रकार कौन सा सही युग्म है? तो सक्षम प्रबल, ये भी गलत है। अनुकूल का प्रतिकूल एक गलत, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सक्षम एक सही युग्म है, अनुकूल का प्रतिकूल विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रिक्त स्थान की तत्सम शब्द बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द पर है। उस दृश्य को देखकर उसका खालिस्तान तार तार हो गया। उस दृश्य को देखकर मन उसका तार तार हो गया, ये मन नहीं हो सकता। देखकर भावना हृदय नहीं हो जाएगा, लेकिन उस दृश्य को देखकर हृदय उसका तार तार हो गया, तो हृदय सवाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हृदय इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हृदय। तो यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वह कंप्रिहेंशन आ चुके हैं जो अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है अपन को। गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प से कीजिए। यहाँ पर किया गया है कि वाक्यांश के 16वें नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति में से कीजिए। विकसित पतन, इसको पहले आपको पूरा पढ़ना होगा, तो यहाँ पर आपको सारांश मिल जाएगा। तो दिए गए विकल्पों को उचित विकल्पों को खाली स्थान भरे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एकमात्र ऐसी जाति है जो सदा विकासशील रही है और यह चरितार्थ भी हुआ है, परंतु विकासशील के विकास के क्रम में मानव ने ज्यों-ज्यों अपने कदम आगे बढ़ाए त्यों-त्यों सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों ने अपना विकासशील स्थापित कर लिया और महिलाओं को पर्याप्त रोजगार योगदान की बावजूद पृष्ठभूमि में डाल दिया। महिलाएं नियमित रूप से विकासशील झूलती रही हैं और सामाजिक व्यवस्था के कठोर होने के कारण इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने में भी करती हैं। तो यहाँ पर विकासशील इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा इस क्वेश्चन का। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कंप्रीहेंशन अगले क्वेश्चन है। गद्यांश के लिए 17वें का आपको राइट आंसर यहाँ पर भरना है। दिए गए स्थान के लिए यहाँ पर गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प से कीजिए। पर वह सभ्यता, गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश की उच्च संस्कार, परंपरा, सभ्यता। तो यहाँ पर क्या सभ्यता इस सवाल इसका हो जाएगा। सभ्यता की हमको प्रेरणा मिलती है इससे। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर में के लिए। इससे आपको क्या होते हैं अपन गद्यांश के रूप में राज, वर्चस्व, शासन, महत्व। इसका ज़्यादातर ये ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करने हैं। जब भी आपको यहाँ पर बने तो वर्चस्व इसका तो सोचेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ में अनुवंशक। अगला है अनुशंसा या अवमानना, उत्पीड़न। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। बीच में क्वेश्चन जो इस हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गद्यांश की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लज्जा या संकोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब करते हैं जीके स्टार्ट। हम जीके स्टार्ट करते हैं। हमारा हिंदी का सेक्शन पूरा हो चुका है। अब जीएस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश भी आ चुका है। अगर ऑप्शन में रहता है, क्योंकि जेडी के एग्जाम में ऑप्शन में रहता है, अब हिंदी इंग्लिश में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आपने हिंदी को सॉल्व किया तो बाई ऑप्शन में रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी में रहता है, दोनों डिवाइड रहते हैं। तो आप किसी भी सेक्शन में कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप रीजनिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अपन को अभी जीएस सॉल्व करेंगे। रीजनिंग मैथ इसके बाद सॉल्व करेंगे, जीएस के बाद, इसके बाद मैथिंग और रेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको जीडी का नॉलेज भी हो जाएगा। जो आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं। पार्ट भी लिखा हुआ है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को। स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्विमिंग पूल में
तरण ताल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप देख सकते हैं, आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा, क्योंकि स्विमिंग पूल में बहुत गंदा पानी हो जाता है, क्योंकि छोटा सा पानी भरा रहता है, उसमें टैंक जैसे आकार का छोटा छोटा ऐसा पानी भरा होता है। उसमें देखना आपको, काफ़ी लोग जैसे नहाते हैं तो उसका पानी अशुद्ध होने लगता है, तो उसमें क्या डाला जाता है? तो उसमें बुरांजक चूर्ण मिलाया जाता है, जिससे उसका पानी स्वच्छ हो जाता है ऑटोमेटिक, इसलिए बुरांजक चूर्ण उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके से हैं। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारत के कैबिनेट सचिव के पद से सेवानियुक्त हुए हैं? जो सेवानियुक्त हुए हैं कौन है? राजीव गौबा जी है जो सेवानियुक्त हुए हैं। राजीव गौबा जी यहाँ पर सेवानियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान कौन सा राज्य को विशिष्ट, इसी में लघु उद्योग शामिल है, इसी में कुटीर उद्योग शामिल हैं, इसी में चटाई बनना, ऊन बनना, यहाँ पर छोटे उद्योग सब इसी आर्टिकल के अनुसार शामिल होते हैं। और आर्टिकल 45 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 45 में इसमें शिक्षा का अधिकार हो गया है। इसमें शिक्षा का अधिकार होता है कि यह राज्य सरकार का 1 से 5 कर्तव्य है कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। 45 का अर्थ हो गया। और 47 का हो गया कि 47 हो गया पशुपालन उद्योग को और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना, तो ये 47 हो गया। और 41 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। भूपेंद्र सिंह को निम्नलिखित में से किस संगीत कथा प्रथा के लिए 2025 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आपको एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके पर जाना, आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन आया है, भूपेंद्र सिंह को निम्नलिखित में से किस संगीत प्रथा के लिए 2025 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पाव संगीत के लिए, गज़ल के लिए, या शुभम संगीत के लिए पुरस्कृत किया गया? तो चौथा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, रोलेक योजना कब अपनाई गई थी? रोलेक योजना कब अपनाई गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद? नहीं, गलत है। 8वीं पंचवर्षीय के बाद, छठी पंचवर्षीय, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाई गई थी। तो तीसरा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन। इसमें बोला गया है 2021 में पद्मा सुरेश जी को किस नृत्य शैली उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कलाश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो कलाश्री की उपाधि सम्मानित किया गया है किस नाटक से थी? वो कथक आपको, चलिए ये आपको बता देते हैं। नृत्य कथक जी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये यूपी का है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। नृत्य उत्तर प्रदेश का है। ये शास्त्रीय नृत्य है। आपके कुल शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय ये हाल ही में जोड़ा गया था। ये आपका असम का हो जाएगा। सबसे नया कौन सा? सबसे नया है असम का। ये असम का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जितने में अट्टम लगे हैं वो सब केरल के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कहाँ का? ये हो जाएगा केरल का हो जाएगा। और भारतनाट्यम के लिए इनको मिला है। जो भारतनाट्यम किस राज्य का है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का। और इनको मिला हुआ है किसके लिए? तो भारतनाट्यम के लिए मिला हुआ है पद्मा जी सुरेश जी को किस नृत्य शैली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कलाश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भारतनाट्यम के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के 2023-24 में केंद्रीय बजट के संदर्भ में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 79,000 करोड़ से अधिक तक बढ़ाया जा रहा है।
तो लक्षित कृषि 20 लाख करोड़ है। और सरकार ने कर्नाटक के सूखा संबंधित केंद्रीय को लगभग 10 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो वहाँ पर पहला सही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिसर को 79 करोड़ से अधिक तक बढ़ाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सही है। और दूसरा है लक्षित कृषि ऋण एग्रीकल्चर क्रेडिट 20 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। जो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा यहाँ पर राइट हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमसे किया गया है निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं। तो बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रमोद भगत जी हैं जो बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास और साइंस क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है जीएस में। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में द्विविस्थापन कौन सी है। इसमें ए हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 कैल्शियम मिलते। देखिए Na2H2SO4 और एल्यूमिनियम। तो चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे क्या बोला गया है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण राज्यों पर क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य किया गया है 1956 में। तो 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। पहली 1955 तक, दूसरी 1956 से चल गई थी। अर्थव्यवस्था तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्यों पर नियंत्रण की थी। दूसरी अनुसूचित थी। पहली थी कृषि से संबंधित थी और तीसरी थी औद्योगिक नीति से संबंधित थी, कारखानों वगैरह से संबंधित थी तीसरी। और यहाँ पर चौथी सवाल, दूसरी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रज उत्सव के दौरान नवरात्र का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। रज उत्सव के दौरान, तो रज उत्सव नवरात्र का उत्सव है, यहाँ पर उड़ीसा के राज्य के अंदर बढ़ाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा के अंदर इस लोकप्रिय, अत्यधिक लोकप्रिय है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जब किसी जल वृत्त में विपासित जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है तो जल पर धनात्मक दाब डालते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसे उत्सुत जल वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अगले क्वेश्चन में बोलता है बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। पहले बंगाल का विभाजन सन हुआ था 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। जब उस समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू, किस ब्रिटिश अधिकारी थे जब ये लागू किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में इसको लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना ये 1946 वाले हैं जी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इन्होंने बंटवारे की नींव रखी थी। तो ये लॉर्ड वे है। और लॉर्ड वेलेज लीग तो आपको पता है फूड और हर्ब नीति का इन्होंने ही स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिनमें भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी 1951 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद एक साल बाद कर दी थी, जो हमारा 1950 में हुआ था लागू, बाद 1 साल बाद कर दी थी। भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी करना शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट जो एसपी मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अच्छा चलिए, तो आपसे पूछें प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। चलिए तो ये बताइए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ हमारे दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, जो हमारे भारत का सर्वोच्च पद होता है। और अब से राष्ट्रपति को बोले, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाते हैं उच्च
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको भी शपथ दिलाते हैं। और आपसे चलिए तो पूछा जाए, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। के बाद अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकेडमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती एक खालिस्तान नृत्य थी। कहाँ की थी ये? तो इसके बारे में जान लेते हैं, कहाँ से थी। संगीत नाटक अकेडमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती एक खालिस्तान थी। मतलब खालिस्तान कौन से नृत्य संघ से थी? भरतनाट्यम से थी। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं, किस राज्य का है शास्त्रीय नृत्य है ये? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का हो जाएगा? कथक है यूपी का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का ओडिसी है। मणिपुर का मणिपुरी है। और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे सामने है, 17वां नंबर का क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसको ही पढ़ेंगे। अब 17वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर प्रिंट थोड़ा अच्छे सेलेक्ट कर लेंगे जिससे अच्छे से दिख सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा लोन कवर तक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा है 50,000 रुपये है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक पाया गया है? 2011 की जनगणना, ये आपको पता है जनगणना हर 10 साल में होती है। इस बार 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि हमारे देश में लग गया था कोविड, लॉकडाउन लग गया था, इसकी वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन इसकी संभावना है 2026 में इसकी संभावना हो सकती है। इस बार प्रत्येक की जनगणना हो जाएगी। तो अगर अभी प्राइवेट कंपनी द्वारा सर्वे हुआ था तो उससे हमारा भारत नंबर फर्स्ट पे आ चुका है जनगणना के मामले में। जो चीन दूसरे नंबर पर हो गया है। जो चीन पहले नंबर पर था, अब चाइना दूसरे नंबर पर हो चुका है जनसंख्या में। भारत ने सबको पहले कर दिया है जनसंख्या के मामले। चलिए तो इस क्वेश्चन का, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार में से किस राज्य का लिंग सबसे अधिक है? तो यहाँ पर तमिलनाडु का सबसे अधिक पाया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19वें क्वेश्चन की तरफ। 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख CNS कौन बने हैं? 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख CNS कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नौसेना के प्रमुख बने हुए हैं। 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख CNS कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बने हुए हैं, जो यहाँ पर जनरल के यहाँ पर प्रमुख बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद इसका देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर महाजनपद काल में समान फसल का कितना भाग राज्य सरकार के रूप में वसूला जाता था? तो महाजनपद काल में समान फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो 1/6वां भाग वसूला जाता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर PDF आपको इसका चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो आपको दोनों में से कहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हमारे सामने अनुभवी अभिनेत्री और भारतनाट्यम नृत्यांगना वैजयंती माला को किस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया है? सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का कौन सा है? सबसे पहले नंबर पर पुरस्कार आता है भारत रत्न, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार। सेकंड नंबर पे आता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण। ये हमारे 3 भारत के हाईएस्ट अवार्ड हैं। ये तो अनुभवी अभिनेत्री वैजयंती माला जी को
किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादा जीडी में आते हैं, तो आपको स्टैटिक जीके के अच्छी से तैयारी करनी है। तो इनको हाल ही में 2024 के अंदर इनको सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है शास्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे। शास्त्रीय नृत्य शैली है, बात की शास्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे। शास्त्रीय नृत्य शैली कहाँ की है, ये असम का है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, असम का है, असम का है। और भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे, तो शंकरदेव इस नृत्य की शैली के संस्थापक थे। तो शंकरदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2022 में किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता है। 2022 में तो यहाँ पर लक्ष्य सेन ने 2022 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो अर्जुन लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मुथुस्वामी दीक्षित निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित थे। तो यहाँ पर कव्वाली से नहीं थे, लोक संगीत, कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। तो कर्नाटक संगीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे साथ 5वां क्वेश्चन है खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है। विनिमय उद्योग, प्राथमिक उद्योग सम्मिलित है खेती और मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों के लिए। दूसरा प्राथमिक उद्योग शामिल है, प्राथमिक उद्योग का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जो आर्टिकल से क्वेश्चन था, पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। समानता की गारंटी देता है 14 समान नागरिक को समान समृद्धता, सब समान अधिकार है सब लोगों को। और 15वें में आर्टिकल में है धर्म जाति लिंग आदि के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15 आर्टिकल के अंदर है। और 17वां आर्टिकल है अस्पृश्यता का अंत है। 17वां आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत है जो छुआछूत से संबंधित है। और 16वें में है यह लोक नियोजन, 16वें में है लोक नियोजन। और 16वें आर्टिकल में है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी के लिए सभी को सेम अवसर प्राप्त है। लोक नियोजन सरकारी नौकरी में सभी को अवसर समान प्राप्त हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब 7वें क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है, भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो आपको ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा डीप भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डीप से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। तो गेहूँ और चावल में वृद्धि की गई है। तो गेहूँ और चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। जो बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ मानदंडों के अनुसार खेल जीतने के लिए एक खिलाड़ी टीम को खालिस्तान के तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतता है। तो सेट्स लफ्स यहाँ पर डाउस के अंदर है। चौथा अवसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है हमारे पास। जो इसको निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। तो विनय पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन विनय पिटक राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में से कौन सा कथन गलत है। तो लड़कियों के लिए विलंबित विवाह को बढ़ावा देना ये नहीं है। सभी टीकों के विरुद्ध बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना सही है। शिशु दर मृत्यु को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना है, इसको तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में दिल्ली ने किस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित की है। तो पीएम श्री योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पीएम श्री योजना, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अगला क्वेश्चन है हमारे पास। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्माण का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 262 में करता है। और
तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13वें नंबर का। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षण परिणाम क्या हो सकते हैं? तो संपादित एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में किया गया? भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में किया गया? तो 6 राज्यों में किया गया। भारत द्वारा गरीब कल्याण रोजगार 6 राज्यों में किया गया है। 6 उसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। निम्न HDL कोलेस्ट्रॉल या उच्च LDL कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर वाले किस प्रकार की वसा के उच्च स्तर का संयोजन दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा देता है? तो ट्राइग्लिसराइड इसको राइट आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 16वें क्वेश्चन की ओर। मैरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम को हटाने के बाद पिच ब्लेंडर के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण करके किस तत्व को अलग किया है? तो पोलोनियम को अलग किया हुआ। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साइंस से क्वेश्चन आया है। अब बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहाँ प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है? तो जुनबीन मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में बहुत प्रसिद्ध प्रणाली उठती है इसमें। अब है 18वां क्वेश्चन है। 18 सितंबर 2024 में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से सबसे पहले किस राजनीतिक दल में शामिल हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारे पास किया गया है 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला महासंगठन की स्थापना की? तो महिला भारत संघ की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू क्या हैं? प्रथम महिला राज्यपाल हैं। कहाँ की बनी थी? प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ये बनी थी किस राज्य की बनी थी? कोई बता सकता है क्या? कमेंट में अगर बताइए बच्चों, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश की बनी थी जो UP है। तो फिलहाल में वहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये किस राज्य से हैं? ये UP के किस ज़िले से हैं? तो ये गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20वां। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतीय क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वत के खंड शामिल हैं। तो उत्तरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। तो यहाँ पर ये आ गया है हमारा मैथ स्टार्ट हो चुकी है। नॉर्मली से आएगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसका भी हम सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए, जैसे हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे, एक किसी कार को कितने दिन में कर सकता है? आप लोग अगर कमेंट कर देंगे इस वीडियो पे, अगर इसको सॉल्यूशन चला है तो कमेंट करके बताइए। तो इस पूरे मैथ और GK का भी मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कर देंगे। बी किसी कार को 24 दिन में करता है, 24 आ जाएगा यहाँ पर। अब ए आराम सप्ताह में कहते एकांतर दोनों में एकांतर करने का आपको ट्रिक हमने बताई हुई थी, जिसने हमारा बैच पढ़ा होगा। फुल वीडियो हमने डाली थी। यहाँ पर LCM ले लेंगे। सबसे पहले 16 31 16 3 48 24 48। तो 48 सवाल का LCM आ जाएगा। तो 16 3 48 24 दूनी 48 24 दूनी 48 पर LCM आ जाएगा। तो दो व्यक्ति करते हैं कार, एकांतर में कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। करवाना कितना है? पूरा 48। तो यहाँ पर कितने का गुणा करें? तो यहाँ पर गुणा कितने का करेंगे? 2 दिन में कितने करते हैं कार्य? 2 दिन में करते हैं व्यक्ति कितने कार्य? दोनों 2 दिन में करते हैं। एकांतर दिन में कर रहे हैं। 2 दिन में करते हैं 3 और 2 5 कार्य करते हैं। कराना था टोटल हमारा कार्य कराना था हमको 48। तो यहाँ पर कितने का गुणा कराया जाए कि 48 हो जाए, आसपास के 48 से ज़्यादा ना हो। तो 9 पना 45 और 9 का गुणा कराएंगे तो 9 पना 45 हो जाएगा। छक्का चौवन 9 पना 9 का गुणा इस साइड कराया तो इस साइड भी कराना पड़ेगा। 9 का गुणा कराना पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 18 डे। 18 दिन में कितना कार हो जाएगा? 9 पना 45। अब एक दिन में 3 कार कराना हो, एक दिन में कार करता है 3। तो यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा, कार हो जाएगा हमारा 48 दिन में और टोटल कार हो जाएगा 48।
तो यहाँ पर 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगर कमेंट करके बताइए, जिसको अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा। उसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। नरेश एजुकेशन के नाम से ग्रुप बना हुआ, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को आपको आसान ट्रिक बताते हैं जो बोर्ड मास के नियम से बताया जाता है। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 19 में तो 12 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 से 7 काट दिया, बचेगा 1, 8 का भाग 8 में 2 तो बचेगा 1, 1 का गुणा 1 में करो तो आएगा 1। आप बड़े कोष्टक में करो, यहाँ पर 70 का गुणा 10 से करो तो 170, 170 का 1 से गुणा करो तो 170 का 1 से गुणा करो तो 1 ही आएगा। तो 170 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं GD के लिए। बस आपको क्या करना है, अच्छे से इसको रियलाइज करना है, आपको इसका एनालिसिस करना है, अच्छे से आपको सीखना है, जिससे आप 2026 में आराम से SSC GD का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते। 2 संख्याओं का LCM SCF तो आपको पता ही होगा, LCM × LCM। उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो उनमें से एक संख्या 18 है इंटू N2 आपको ज्ञात करना है। और LCM SCF कितना है, LCM है आपका 50 54 है और SCF है 9। तो अपन 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा और 2 से 27, तो N2 दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27। सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर हिंदी थोड़ा आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा कि हिंदी का लेवल आपको कैसा रहा है, किस प्रकार से आपको हिंदी का तैयारी किया जाना है। इतना ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें डीप पूछा जाता है तो आप डीप पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें डीप ही नहीं पूछा जा रहा तो डीप क्या पढ़ेंगे आप लोग। सबसे पहले आपको तो पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। में से अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। सबसे पहले स्किल तो आपकी ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर अशुद्ध पूछा गया आप शुद्ध कर दें। उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज, ये तो सही है, लेकिन उन्होंने नहीं, हमने या हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का खालिस्तान उत्तर दीजिए। निम्नलिखित दिए गए वाक्य के लिए उच्च स्थान के लिए विस्तृत विलोम शब्द बताइए। तो बस संक्षिप्त हो जाएगा, संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तृत, माने बड़ा, संक्षिप्त यानी छोटा। तो संक्षिप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिवाली में निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग किए गए रेखाचित्र शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। दिवाली के दिन दीपक की रोशनी से अभी घर जगमगा उठते हैं। पर्याय, दीपक का पर्याय क्या होता है, चिराग होता है। दीपक का मतलब चिराग, चिराग मतलब उजेला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको दिया गया है, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनना है। स्वाधीन का पराधीन, विलोम शब्द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का काफ़ी टफ एग्जाम नहीं आता है, हिंदी में नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेस्ड रहते हैं, तो आपको यहाँ पर डीप नहीं पढ़ रहा है, ऊपर प्रश्न पढ़ना है। देखिए, अनेक वाक्य एक शब्द बन बीटों से जो छेदा ना जा सके, अछेद, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर मत्स्य भाववाचक है, घबराहट इसमें भी भाववाचक है, और गर्मी इसमें भी भाववाचक है, लेकिन एटलस जो है, एटलस में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो एटलस राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। कृपया मेरे बेटे को अपना आशीष दीजिए। आशीष दीजिए, तो आशीष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कई भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, अलभाषी, त्रिभाषी, बहुभाषाई हो जाएगा। कई भाषाएं बोलने वाला बहुभाषाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि नरेश स्वयं ना आया तो अपने पुत्र को भेजेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य के लिए कौन सा उचित संयुक्त वाक्य है। या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में से पूछा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो वह किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। शेष के पास बहुत संपत्ति थी, उसकी दुर्दशा देखकर दया आ गई। वह नुपुर बांध पर
चल पड़े। तो यहाँ पर वह किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है मुहावरा हमसे पूछा गया है, प्रास पूछा गया है। लेकिन मुहावरे के स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अक्ल पर खालिस्तान पड़ना, ईंट पड़ना, ओला पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना कहते हैं ना लोग, तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया है, तो पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन के बर्तन में कैसे मेल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें तो देखिए क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, इसमें नहीं बोला गया है। आप इसका हाँ में जवाब देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का नहीं बताना है, नहीं है। तो यहाँ पर मैत्री इसका नहीं है, बाकी सब मेल का ब्रह्म शब्द है, तो मैत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति करें, विदेशस्थ शब्द से चुनें। रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी जो सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है। जो विदेशस्थ शब्द है, मिसाल बन गई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो मनोज ने नीली कमीज पहनी है, यह ताज़ा पनीर है, यह दूध कितना दुबला है। देख सकते हैं दूध को अपनी पतला कहते हैं, लेकिन दुबला नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, पहचान कीजिए। तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। तीसरा क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन अब आ चुके हैं, कंप्रहेंशन चालू हो चुके हैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अशोक ने खालिस्तान धर्म शुरू किया, तो ये तो नॉर्मली बात है। अशोक ने कौन सा धर्म किया गया? बौद्ध धर्म। जिसने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर एडी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकता तो उसने हिस्ट्री को, ये तो पढ़ाई होगा इतना, तो बौद्ध धर्म से समझता था अशोक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश की दृष्टि से रिक्त की गई इसमें उपयुक्त शब्द कर उनका हृदय खालिस्तान से भर गया, उनके हृदय दया से भर गया भैया, दया से, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रचार के लिए अशोक अनेक खालिस्तान बनवाए। गद्यांश की पंक्ति में जो अशोक ने सांची स्तूप बनवाया, जो अशोक स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगीता को बौद्ध धर्म के खालिस्तान के लिए विदेशों में भेजा। सबसे पहले आपको यही तो पता होगा, हिस्ट्री में आपको पढ़ा होगा, अशोक ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अशोक एक महान राजा था, इसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो इसने प्रचार के लिए भेजा गया, और कहाँ भेजा है इनको श्रीलंका के लिए भेजा हुआ था। श्रीलंका भेजा गया था प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र को स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? इस सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश ख़त्म हो गया है, तो हमें यहाँ पर रीजनिंग के आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करना थे। अगर आपको रीजनिंग और मैथ का फुल सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में हम पूरा लॉन्ग वीडियो के साथ आपको फुल सोल्यूशन के बता देंगे। और यहाँ पर आपको स्मार्ट ट्रिक सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, जिसमें एक लाइन में आंसर आप इसका ले सकेंगे और कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन आपको दिखा देते हैं कितना आसान आया है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। सबसे पहले आपको ऐसी भी संख्या मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास होता है इनका अंतर निकालना। तो इन पर अंतर निकालना है। 201 से 200 में कितने का अंतर है? इसमें 1 का अंतर है, -1 का अंतर है। फिर 200 से 197 से कितने का अंतर है? तो यहाँ पर -3 का अंतर है। फिर 197 से 92 में कितने अंतर है? -5 का अंतर हो जाएगा, -5 का। तो 1, 3, 5 विषम संख्या चल रही है। और फिर इसके बाद 92 से 85 तो -7 का अंतर है। अब अगला 9 का अंतर चाहिए, तो माइनस हो रहा है, तो 85 में से 9 घटा देंगे तो 176 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल आते हैं, मिसिंग नंबर का भी सिंपल सवाल आते हैं, जो कैलकुलेशन का काम है, इसको कैंसिलेशन करना, आपस में बदल देना है। तो जैसे ही आपस में आप यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास किस प्रकार का है? एक कागज को दर्शाए जाने के अनुसार कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार आपको एक कागज मिलेगा फुल। इसके बाद उसने थोड़ा एक साइड को खोला और आपके पास फिर एक साइड इतना
इस प्रकार इंटरफेस आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इसमें शो हो रहा है, देख सकते हैं इसमें पूरा शो हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर 4 कॉलम है, तो फिर चारों में खुलेगा तो एक सा बनेगा। पर दूसरा ऑप्शन एकदम राइट मैच कर रहा है। तो आपने थोड़ा आपको समझना है, थोड़ा टाइम देना है, जब भी आप इसको सही बता पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज बनाने हैं दर्पण इमेज। अगर इस प्रकार है तो सीधा इस साइड से बनेगा, बगल से बनेगा। देखिए ये वाला इस प्रकार गोल है, इस प्रकार गोल है, तो ये गोल इस पार आना चाहिए और ये इस पार जाएगा। पर देख सकते हैं इस प्रकार इस प्रकार है और इस प्रकार गया, तो बी ऑप्शन इसमें राइट मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि शब्द हॉस्टेल में प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा ई आएगा। तो कितने शब्द जो है अपरिवर्तित नहीं होते, तो आपको सबसे पहले लिख लेना है ई हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके लिए आपको सबसे पहले हॉस्टल शब्द को लिख लेना है। हॉस्टल को ऐसा हॉस्टल शब्द को लिख लिया है अपने ILE। बताइए ज़्यादा बेटर रहता है, इसमें आपको शब्द डाल लें। 5 LM 12 पे आता है, 9 यहाँ पर 20 19 15 GH 8 पे आता है। अब बताइए सबसे पहले ई आ गया, यहाँ पर आ गया ई आ जाएगा। ई के बाद आ जाएगा, ई के बाद कौन सा छूटा है, यहाँ पर 15 9 लिखा होगा, सबसे पहले आ जाएगा, फिर H आ जाएगा। H के बाद आ जाएगा I आ जाएगा। I के बाद कौन सा है, I के बाद आ जाएगा L 12 आ जाएगा। L के बाद आ जाएगा 15 पे O आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा S 20 आ जाएगा। तो यहाँ से कितने शब्द हैं जिनकी स्थान परिवर्तित नहीं हुए, तो 1 2 कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसके स्थान सबके स्थान परिवर्तित हुए, तो 0 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको सिटिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपको रखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, तो इसके बाद प्रश्न चिन्ह वाला, जो बच्चे इसको सॉल्व नहीं करते हैं कहते बहुत कठिन होता है। चलिए, तो और बहुत आसान ट्रिक आपको बताएं। सबसे पहले आपको अंतर निकालना है, कितने का अंतर है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 211 यहाँ पर 221 में से 11 घटाएंगे तो कितने का अंतर है, 10 का अंतर आया है। अब यहाँ पर 221 में से घटाएंगे 230 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, यहाँ पर 9 का अंतर आ जाएगा। फिर घटाएंगे 930 में से 38 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा। फिर 8 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस हो रहे हैं, 930 से 8, तो यहाँ पर 8 प्लस हो जाएगा। फिर 8 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 45, तो 2 7 का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे चल के देख सकते हैं, आप ही समझ गए होंगे। इसके बाद आपको जोड़ना है कितना, 6 जोड़ेंगे, 45 6 51, इस सवाल का 900 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब में अपोजिट पूछा गया, M का N पूछा गया, Z का Y, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास शानदार क्वेश्चन है, जो है वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है। वेन आरेख में क्या पूछा गया आप लोगों से, बिल्लियां जानवर बक्से, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो बिल्लियां जानवर बक्से, तो बिल्लियां ये हो गया, बिल्ली ये है क्या है, ये जानवर हैं, तो ये बॉक्स के अंदर हो जाएगा। लेकिन बॉक्स क्या है, बॉक्स अलग है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें शानदार मैच कर रहा है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए पिता का भाई, तो पिता की माता का भाई हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन काफ़ी सरल आते हैं, तो इसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक देख सकते हैं, एक आकृति की पहचान आ चुकी है। सबसे पहले बॉक्स ऐसा बंद हुआ है, इसके बाद देख सकते हैं बीच में यहाँ पर कट लग गया है, इसके बाद फिर ऐसा बॉक्स बंद है, इसके बाद ऐसा बंद है, तो अब सीधा आना चाहिए, क्योंकि देखिए बंद बॉक्स के बाद कट आता है, तो कटे के बाद बंद बॉक्स आएगा, तो पहले ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही अगले क्वेश्चन में हमारे पास F ही दिया गया है, तो तीसरा ही ऑप्शन इसमें फटाफट मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। अगर फुल सॉल्यूशन चाहें तो कमेंट कर बता सकते हो, PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, तो आपको PDF मिल प्रोवाइड। तो हेलो एवरीवन, तो वेतन प्रथम वेतन आयोग पे कमीशन अभी तक फिलहाल 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और 8वां वेतन आयोग 2025 में लागू होने वाला है। चलिए, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। 2025 इसकी रिपोर्ट आएगी, 2025 में लागू होगा, इसकी रिपोर्ट आएगी 2026 में आ जाएगी, रिपोर्ट 2026 में आ जाएगी। इधर सबको एक एक करके पढ़ते हैं।
सबसे पहला वेतन आयोग है। सबसे पहले वेतन आयोग हुआ था लागू किस अध्यक्ष कौन था जब श्रीनिवास वरदाचरियार। श्रीनिवास वरदाचरियार इसके प्रथम अध्यक्ष थे, याद कीजिए। और नियुक्ति बस इसकी नियुक्ति हुई थी 1946 में हुई थी, स्टार्टिंग में हुई थी 1946। उसके बाद देखेंगे इसकी रिपोर्ट, इसकी नियुक्ति हुई थी 1946 में हुई थी और रिपोर्ट प्रस्तुति बस आई थी 1947 में आई थी। है दूसरा वेतन आयोग। द्वितीय वेतन आयोग अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जगन्नाथ दास। इसकी आई थी नियुक्ति आई थी 1900, नियुक्ति वर्ष थी 1957। और इसकी रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष हुई थी 1959। और तीसरा वेतन आयोग हुआ था रघुवीर दयाल के अध्यक्ष थे जब, और नियुक्ति वर्ष थी 1970। 1970 इसकी रिपोर्ट प्रस्तुति हुई थी 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी। इसके बाद चौथा वेतन आयोग PN सिंघल थे, इसके अध्यक्ष थे। नियुक्ति वर्ष थी 1983 में। 1900 प्रस्तुति हुई थी इसकी 1986 में। पंचम वेतन आयोग हुआ था, इसके अध्यक्ष थे S रत्नावेल पिंडयाल और इसकी नियुक्ति वर्ष थी 1994 में नियुक्ति हुई थी और रिपोर्ट आई थी इसकी 1997 में। फिर है छठा वेतन आयोग है, इसके अध्यक्ष थे। छठा वेतन आयोग इसके अध्यक्ष थे जस्टिन BN श्री कृष्ण थे अध्यक्ष और इसकी नियुक्ति हुई थी 2016 में हुई थी और इसकी रिपोर्ट हुई थी जारी 2008 में। एंड इसकी सातवां वेतन आयोग जारी हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर, 2014 में हुई है और इसकी रिपोर्ट 2015 में हुई थी सबमिट। अब इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अब होता है आठवां वेतन आयोग, स्टार्ट होगा आठवां वेतन आयोग होगा स्टार्ट लागू और 2025 में इसका सबमिट होगा, रिपोर्ट आएगी 2026 में। ये थे हमारे आयोग जो वनडे एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको IMP करके याद कर लेना। एक आयोग इम्पोर्टेंट होता है इसलिए आपको सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना, कंटेस्ट कर लेना है। प्रमुख पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तकें और प्राचीन भारत के लेखक। पुस्तकें और प्रसिद्ध लेखक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है, विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। एंड कलहर की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कलहर की पुस्तक का नाम है राजतंत्रिणी। उसके बाद है वात्स्यायन की है कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की है। अश्वघोष की है अश्वघोष की है बुद्धचारिता। भरत की है नाट्यशास्त्र है। उसके बाद है अमर सिंह की है अमरकोश। उसके बाद है बराहगिरी की है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। उसके बाद है आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत और विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। इसके बाद और मैग्नीज की है इंडिका है और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और कौटिल्य की है अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक लिखी हुई है? अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। और चरक संहिता किसकी है? चरक संहिता है चरक की पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। उसके बाद हर्षवर्धन अपने दरबार में खुद एक चित्रकार थे, लेखक थे, उन्होंने लिखा है हर्षवर्धन की है 4 पुस्तक हर्षवर्धन लिखी है। पहला है हर्षचरित, खुद के ऊपर लिखी है उन्होंने एक हर्षचरित के बाद है कदम्बरी के बाद है नागनंदा रत्नावली। 4 पुस्तक हर्षवर्धन की है। कौन कौन सी? दोबारा से रिपीट करेंगे। हर्षवर्धन की है हर्षचरित, कदम्बरी के बाद है नागनंदा और चौथी है रत्नावली। इसके बाद आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप हर्षवर्धन की होने के बाद अब आते हैं हर्षवर्धन की हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। हर्षवर्धन की बात पढ़ेंगे पाणिनि की।
पाणिनि जी की है। पाणिनि की है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। पतंजलि की है महाभाग पतंजलि की है। शुद्रक है मृच्छक टीका की है। और जयदेव की है गीत गोविंद। जयदेव की कौन सी है? गीत गोविंद जयदेव की है। और जयदेव प्रमुख पुस्तक जो काफ़ी वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, तो अच्छे से इसको याद कर लें। जो महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, जो एग्जाम में काफ़ी दृष्टि से पूछा जाता है। पहला है H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जो है बिटियाल का तेल होता है। बिटियाल का तेल होता है। तेल का शुद्ध बिटियाल का तेल होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और फिर ग्रीन बिटियाल का है फेरल सल्फेट हेमेटाइट FeSO4 7H2O। ये होता है फेरल सल्फेट का तेल। है वाइट बिटियाल जिंक सल्फेट हेमाटाइट GnSO4 इंटू 7H2O है। ये भी वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसकी शॉर्ट ले लीजिए। बाकी आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ हम वीडियो को यहाँ पर PDF बना के पूरा दे देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो इस नोट के माध्यम से भी ले सकते हैं।